जो कल 3 लिस्टिंग हुई थी वो सोच रहे होंगे क्या सही दिन लिस्टिंग कर ली, बच गए। है ना। और जो आज आईपीओस खोल रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या आप फंसे। क्या दिन चुना। क्योंकि ये खैर टाइम की बात है, लक की बात है। खैर उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। अच्छा, अब हमने अप फ्रंट डिस्कस किया फेड ने क्या किया, उसको डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो उसको बार बार डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आएगा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 300 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, तो आखिर निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। देखिए आशीष, पहले तो मैं आपको ना वो चार्ट दिखाता हूँ जो हम लगातार वो चार्ट दिखा रहे थे, और इस चीज़ की सिग्निफिकेंस समझिए आप। मार्केट ने कल आपको इंडिकेशन दे दिया था कि अब बाहर निकलिए इसमें से, क्योंकि हमारी बात हुई थी कि 20 डेमा के जब तक ऊपर है और राइजिंग 20 डेमा के तब तक ठीक है। कल दो चीज़ें हुई, 20 डेमा के नीचे हम बंद हुए और वो जो राइजिंग 20 डेमा था वो देखिए झुक गया, वापस नीचे आ गया। चार्ट्स में कई बार पावर होती है ये चीज़ें आई थिंक प्रिडिक्ट करने की। तो कल हम 20 डेमा के नीचे बंद हुए, हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज के हम अभी भी ऊपर हैं। लेकिन इस चार्ट में एक चीज़ तो समझ में आ रही थी कि एक रिस्क था मार्केट में कि जो रैली थी ये काउंटर ट्रेंड रैली थी। और निफ्टी ने, अगर आपने मेरी पिछले 2 हफ्ते की कमेंट्री सुनी थी, एक चीज़ हमने बात की थी, ठीक 50% रिट्रेसमेंट पर जाकर एक टॉप बनाया। जो डिक्लाइन से रैली की शुरुआत हुई थी, पूरी डिक्लाइन जो थी उसका 50% रिट्रेसमेंट था 24,800 पर। तो 24,800 पर निफ्टी 2 बार गया और दोनों बार वो दीवार जो थी वाकई में बहुत मजबूत थी, उसने बहुत तेज़ी से रिजेक्ट किया 2 बार, और दोनों बार रिजेक्शन मिला मार्केट को। ऐसा रिजेक्शन नहीं था कि 24,800 से आप सीधा सिर्फ 100 पॉइंट गिरे, 24,800 से सीधा आप 400-500 पॉइंट गिरे। तो वो मार्केट ने आपको एक पहला इंडिकेशन दिया। अब यहाँ से क्लोजिंग बेसिस पर 2 लेवल इंपॉर्टेंट हैं। और अब मैं जो मार्केट की चर्चा कर रहा हूँ वो प्योरली मार्केट के मीडियम टू लॉन्ग टर्म टेक्सचर के हिसाब से हैं। तो डे ट्रेडिंग में मैं क्लियरली बिलीव करता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको शायद मार्केट मौके देगा नहीं। तो अगर आपको पोजिशनरी लेवल्स टू वॉच करने हैं बेसिकली यहाँ पर, तो 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। पहला होगा 23,914। ये लेवल क्या है? 23,914 ये 28 नवंबर का क्लोजिंग लेवल है। 28 नवंबर की सिग्निफिकेंस क्या है? पिछली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी जो थी उसका लेवल, और उस लेवल की सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि वहाँ से नई सीरीज़ की शुरुआत हुई थी, और ये वो लेवल था जहाँ पर वो हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन के गैप की भी बात की थी। इस लेवल के नीचे अगर आप बंद हुए तो आप सीरीज़ टू डेट नेगेटिव हो जाएंगे बेसिकली। तो सीरीज़ में फिर आपका जो एक मूव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब तक हम सीरीज़ में पॉजिटिव हैं, दिसंबर सीरीज़ अब तक पॉजिटिव रही है, लेकिन 28 नवंबर का वो जो लेवल था उसके नीचे अगर आप बंद हुए तो आप सीरीज़ में नेगेटिव हो जाएंगे। दूसरा, अगर उस लेवल को भी आपने तोड़ दिया, उसके बाद सीधा अगला लेवल वो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 23,350 का, जहाँ से इस रैली की शुरुआत हुई थी, जो नवंबर का क्लोजिंग लो था। इंटरडे लो तो 23,200 समथिंग था, लेकिन क्लोजिंग लो 23,350 का था। उस वहाँ से रैली की जहाँ शुरुआत हुई थी। तो अगर तो आप 23,900 पर नहीं रुके और उसके नीचे बंद हुए तो वो लेवल ओपन हो जाएगा फिर 23,300 का, क्योंकि फिर मार्केट में वापस एक डर बैठेगा कि वो जो रैली थी वो पूरी एक काउंटर ट्रेंड रैली थी और ट्रेंड नेगेटिव साइड का, तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। बाप रे, पता ये पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा, लेकिन मार्केट में हर पॉसिबिलिटी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। गिर रहे थे उसके ऊपर आज इस तरह का प्रेशर आना है, हम 24,000 के स्तर तो तोड़ ही रहेंगे, और उसके नीचे अब ये समीकरण है 23,900 को डिफेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट, 914 टू बी प्रिसाइज। अदरवाइज जहाँ से फिर वो प्रीवियस क्लोजिंग थे लोज 23,350, उस ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल वही है लेकिन बदल गए। आज ट्रेडर्स के अलग से पूछा जाए और निवेशकों इन्वेस्टर बंधुओं के अलग से अप्रोच बहुत अलग होगी। पहले तो ट्रेडर बंधु, जेनरिक अप्रोच इस बाजार में उनके लिए क्या होनी है? देखिए हमारे यहाँ ना ट्रेडर जो हैं, जो हमको वॉच करते हैं, जो रिटेल कम्युनिटी है, उसमें 90 to 95% लोग नॉर्मली लॉन्ग करके ही पैसा बनाते हैं। शॉर्ट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, वरना इस मार्केट में पैसा शॉर्ट करके बड़ा बना है, लेकिन वो हाइंडसाइट है। पहली बात तो ये है, ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी अप्रोच ये रहेगी कि स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। स्क्रीन आपको बहुत कुछ कहती है, उसको रिस्पेक्ट करिए। पिछले कुछ दिनों से सेल ऑन रैली पे पैसा बन रहा था। कल जो मैंने एक व्यू लिया था दोपहर में कि न्यूट्रल जाइए। अब बहुत लोग कहेंगे कि शॉर्ट का व्यू क्यों नहीं लिया कल। ये देखिए गैम्बलिंग की बात है, किसी को नहीं पता था कि फेड इतना हॉकिश होगा। अगर हल्का सा भी कम हॉकिश हुआ होता तो आज गैप डाउन की बजाय गैप अप भी हो सकता था। तो इसके लिए इवेंट में आप कभी भी जाएं, विदाउट एनी पोजीशन जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब
यूएस मार्केट को देख लीजिए फॉर एग्जांपल, 10 दिन से डाउ जोन्स गिर रहा था, लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या थी कि प्राइस में है हॉकिशनेस और जैसे इवेंट बाहर होगा यूएस मार्केट में कुछ रिकवरी आ सकती है, वो 11वें दिन भी गिर गया और जितना 10 दिन में नहीं गिरा था उतना एक दिन में गिर गया। तो ये मार्केट में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बाइंग इस मार्केट में आप तब तक नहीं करनी है जब तक मार्केट ग्रीन सिग्नल ना दे आपको, और वो ग्रीन सिग्नल कब होगा? अब जब आप वापस इस मार्केट में उस 20 डे मार्क को रिक्लेम करके उसके ऊपर बंद होंगे, तब तक हर रैली, और ऐसा नहीं है कि मार्केट बीच बीच में आपको रैलीज नहीं दे रहा है। पिछले फ्राइडे फॉर एग्जांपल इंट्राडे में 600 पॉइंट की रैली आ गई थी। अब वो कहाँ से आई थी रैली? उस रैली का क्या सिग्निफिकेंस था? उस रैली में कितने लोग फंसे होंगे? तो इस तरीके की रैलीज आती रहेंगी। लेकिन जैसे पिछले फ्राइडे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया था, ऐसे मूव्स को, किसी भी मूव को आप एक फ्रेश अप ट्रेंड समझने की गलती मत करिए। इस मार्केट में अभी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अभी इस मार्केट में आशीष किसी को नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। आई थिंक कोई भी अगर ये बात कहेगा तो वो बेईमानी होगा। और वैसे भी एक चीज़ आई थिंक हमने भी सबने सबक लिया है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स देने की ज़रूरत भी नहीं होती निफ्टी पर। स्क्रीन जो कह रही है उसको रिस्पेक्ट करिए, इंट्राडे रहिए और दोनों तरफ की ट्रेड करिए। मैं बोलूँ आज भी मार्केट आपको हो सकता है एक लॉन्ग ट्रेड दे दे इंट्राडे में, भले ही गैप डाउन खुल रहे हैं हम 300 पॉइंट और भले ही उसके बाद वापस और गिरे हम, लेकिन इंट्राडे में एक लॉन्ग ट्रेड भी दे सकता है मार्केट अगर आपको उसको कैप्चर करना आना है तो। इतनी गिरी हुई मार्केट में और 300 पॉइंट के गैप डाउन पर आप शॉर्ट तो क्या ही करेंगे? तो शॉर्टिंग भी अगर आपको मौके ढूंढने हैं वो भी कहते हैं ना तहजीब से होती है, ऐसी नहीं है कि किसी भी लेवल पे शॉर्ट कर दिया। तो इंट्राडे रहें और दोनों तरफ की ट्रेड्स लेने के आप मूव्स रखें, तभी इस मार्केट में आप पैसा बना पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और अब वो अपने निवेशक बंधु, अपना डिफेंसिव का नारा तो चारों तरफ चल ही रहा है, और धड़ल्ले से देखिए, धड़ल्ले से तो सही है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहूँ। पहली बात, निवेशकों को ये समझने की ज़रूरत है, ये बेयर मार्केट नहीं है, ये बुल मार्केट में एक बेयरिश फेज़ है। डिफरेंस है। बेयर मार्केट में मार्केट गिरता ही जाता है स्लोली। ये मार्केट ठीक है 3 महीने से गिर रहा है, 3 महीने की गिरावट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि हम 4 साल की रैली पर हैं, तो एक एजिंग बुल मार्केट में है, तो 3 महीने की गिरावट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मार्केट में आशीष, आपकी शेयर चुनने की जो चॉइस है ना, वो काफ़ी मैटर करेगी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 4 दिन पहले स्मॉल कैप ने ऑल टाइम हाई लगाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे पहुँच गए थे। आप कंपेयर करिए सितंबर के लेवल से, कई ऐसे स्टॉक्स में आपको गिना दूंगा जो 30% ऊपर है सितंबर के लेवल से, और कई ऐसे स्टॉक्स में गिना दूंगा आपको जो 30% नीचे हैं। फॉर एग्जांपल एक डिक्सन का 3 महीने का चार्ट देख लीजिए आप, या ओबेरॉय रियल्टी का 3 महीने का चार्ट देख लीजिए आप, या फिर आप फॉर एग्जांपल हैल का 3 महीने का चार्ट देख लीजिए। सबके 3 महीने के चार्ट्स, कल के नहीं। ये देखिए, ये 3 महीने का चार्ट है जहाँ से वो गिरावट शुरू हुई थी। तो अगर आपकी चॉइस ऑफ स्टॉक सही रही है तो आपने बहुत पैसा बनाया। इसके बदले अगर आपने चुन लिया होता फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, या इसके बदले अगर आपने चुन लिया होता फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, मैं छोटे स्टॉक की क्यों बात करूं, बड़े स्टॉक की बात कर लेते हैं, एशियन पेंट्स फॉर एग्जांपल, या आपने इसके बदले चुन लिया होता फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो वो भी इतना बड़ा स्टॉक है। तो अगर आपने वो स्टॉक्स चुन लिए होते तो आज आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़े डेंट में होता, और यही अगले 3 से 6 महीने में भी होगा। यहाँ से भी काफ़ी स्टॉक्स 30-35% नीचे होंगे और काफ़ी स्टॉक्स 30-35% ऊपर होंगे। 3-4 सेक्टर्स को टच नहीं करना है, ऑटोज़, FMCG, जहाँ पर वीक अर्निंग्स थे और वीक अर्निंग्स का रिस्क है, उनको अभी कुछ टाइम के लिए टच मत करिए। जहाँ आपको उम्मीद है कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और अच्छे आएंगे, जैसे IT, मिड कैप IT है। अब US इकॉनमी अगर इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पर खुद उनके चेयरमैन कह रहे हैं कि अब हमको और रेट कट की ज़रूरत नहीं है, और ये इसको आपको स्क्रीन में बताए, तो गिरेगा आज IT भी, क्योंकि कल नैस्डैक काफ़ी गिरा है, आज IT भी गिरेगा। लेकिन आज IT में मौका होगा कुछ पोजीशन लेने का, फॉर एग्जांपल, है ना। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी IT का ETF थोड़ा सा लेने का, और अगले 3-4 दिन में और गिरे तो और ऐड करने का। तो ये एक अप्रोच हो गई। फार्मा एक और सेक्टर हो गया जहाँ US इकॉनमी स्ट्रांग है, और वो टेक्सटाइल एक और स्पेस हो गई। तो ऐसे सेक्टर्स पर आप फोकस कर सकते हैं। एक और अप्रोच जो हमारी रहती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें। जो स्टॉक्स 52 वीक हाई के पास हैं, देखिए बेरिश फेज में जो भी स्टॉक्स 52 वीक हाई पर होते हैं वो अगली बुल मार्केट के लीडर्स होते हैं, ये एक नॉर्म है मार्केट का, उस पर फोकस करें।
आपको लगेगा कि यार मैं ऐसे स्टॉक्स क्यों ना लूँ जो गिरे हुए हैं, ऐसे स्टॉक्स क्यों लूँ जो इतने ऊपर है नहीं, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी मैटर करती है। या फिर जो स्टॉक्स 30-35% गिरे हैं ना, उनमें उन स्टॉक्स पर फोकस करें। जैसे हमने 3-4 बार बात की थी, एक बार हमने ट्रेंड का एग्जांपल दिया था, एक बार हमने इंडिगो का एग्जांपल दिया था, जहाँ पर वीकनेस जो है वो सिक्लिकल आई थी मार्केट में, एक आध क्वार्टर खराब आ गया था, उसकी वजह से वो स्टॉक्स गिरे थे। या तो आप उन पर फोकस कर लें। ट्रस्ट में चॉइस ऑफ स्टॉक्स इस मार्केट में बहुत मैटर करेगा, और इसके लिए इस चीज़ को समझ, इस मार्केट में जैसे कहते हैं ना, आपदा और अवसर दोनों है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनने वाले हैं। कैसे देखें इस बाजार को और क्या चुने। बहुत बढ़िया। चलिए अब आज के समीकरणों पे आते हैं। गिफ्ट निफ्टी तो दिखा ही रहा है 330 अंक या 1.25% से ज्यादा का गैप हो रहा होगा, पर हम अकेले नहीं है, सब है हमाम में। पूरा एशिया दिखाइएगा, इसी तरह का मूड है। सारे के सारे एशियन मार्केट इस तरह से करेक्ट कर रहे हैं, और फ्लिप करेंगे तो अपन पहुंच जाएंगे यूएस में, जहां पे एक्चुअली कल हुआ था रात में। वो खुद बाजार भी वहां के पिट रहे थे। डाउ आओ 2.5% कल डाउ भी गिर गया और 3.5% नैस्डैक गिरा। तीनों बेंचमार्क्स अच्छे खासे दबाव में, खूब प्रेशर बना है। तो समीकरण बिगड़े से, पर एक ही चीज अच्छी है कि क्लास में मैं फेल हुआ तो मेरे साथ मेरे दोस्त यार भी फेल हो रहे हैं। लेकिन मूड कैसा है ग्लोब का? देखिए, ग्लोब का मूड बहुत ख़राब है। पहले तो बताते हैं हुआ क्या यूएस में। ठीक। रेट घटाने के बाद 1100 पॉइंट डाउ गिरा है कल, 1100 पॉइंट। हम ये बात कर रहे थे कि पिछले 7-8 दिन में डाउ गिरा है, लेकिन कुल धीरे धीरे गिरा है। 1600 पॉइंट ही गिरा था, तो बहुत ज़्यादा, तो वो उसने कसर पूरी एक दिन में पूरी कर दी, 1100 पॉइंट। 1974 के बाद पहली बार डाउ जोन्स में लगातार 10 दिन गिरावट हुई है। ये हॉर्मज ने मुझे सब डेटा भेजे हैं। और 3% फिसला S&P 500 और 6000 के नीचे बंद हुआ। और वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नैस्डैक 3.6% गिरा। ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज़्यादा नैस्डैक ऑल टाइम हाई बना रहा था, वहाँ सबसे ज़्यादा गिरा, वो एक एक्सपेक्टेड भी था। हुआ क्या, फेड ने एज एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया, लेकिन 2025 में 4 के बजाय सिर्फ 2 रेट कट होंगी। ये जेरोम पावेल साहब कह रहे हैं फेड ये क्या किया, लेकिन वो अपनी इकॉनमी देख रहे हैं ना, हमारी मार्केट थोड़ा देख रहे हैं। और इस साल अब तक फेड ने 1% रेट घटाई, और वो कहा कि अब हम न्यूट्रल जोन में ऑलमोस्ट आ गए हैं। और पावेल साहब ने और क्या क्या कहा, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो महंगाई में अभी और कमी लाने की ज़रूरत है उनको। दूसरा, अब तक हमने काफ़ी रेट कट जो है काफ़ी शार्प किया है। एक बार 25, फिर 50, एक 25, तो 3 बार में रेट कट 1% हो गया। लेकिन अब आगे हम थोड़ा धीरे चलेंगे। कुछ पॉलिसी मेकर्स इसमें ट्रंप फैक्टर इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे हमने सुबह से भी बात की थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब तक तो सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, तो अगले महीने प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, टैरिफ पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब जानने की ज़रूरत है। आगे का रास्ता साफ नहीं है क्लियरली, क्योंकि कई मेंबर्स उन्होंने कहा कि आगे महंगाई बढ़ भी सकती है, फॉरगेट अबाउट कमिंग डाउन। और कई मेंबर्स का मानना है कि हम ऑलरेडी न्यूट्रल रेट पर हैं। और एक फेड मेंबर थे बेथ हेमिक, उन्होंने, वो जो डिसेंटर वॉइस थे, उन्होंने कहा कि इस बार भी रेट कट नहीं होना चाहिए, तो इसी बार पॉज के मूड में थे। तो कुल मिलाकर ये ग्लोबल क्यूज जो हैं, इन्होंने मूड माहौल क्लियरली आज बिगाड़ा है, यहाँ पर बिगाड़ दिया है मूड माहौल इन ग्लोबल संकेतों ने। हाँ, एक दो चीज़ें रह गई, सॉरी। उस 10 ईयर बॉन्ड डील 4.52, डॉलर इंडेक्स 108.25, और गोल्ड प्राइसेस गिरे। एक महीने के लो पर गोल्ड प्राइसेस आए, तो जो सेफ हेवन बाइंग वगैरह जो आप मानते थे, उस पर भी इम्पैक्ट आया। कल गोल्ड के प्राइसेस भी गिरे, तो ये भी एक था। आज सुबह थोड़ी सी रिकवरी है यहाँ पर। नहीं, चौतरफा प्रोफाउंड इम्पैक्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस। सारे बिटकॉइन क्या कहते हैं वो, क्रिप्टो करेंसी सब करेक्ट हो गई। ट्रम्प साहब कुछ और बोलते हैं, पावेल साहब कुछ और बोलते हैं। पावेल साहब कहते हैं हमारे तो उसमें है ही नहीं कि हम क्रिप्टो और बिटकॉइन जैसी चीज़ें खरीदें, हमारा ऐसा कोई रूल चेंज करने का मन भी नहीं है। तो कल वहाँ की पिटाई हो रही थी, बहुत एसिड। कल की फेड मीट गजब थी भाई साहब। खैर, ऐसे में अपना भी देख लिया जाए। अपना भी तो कल पिछले 3 दिनों से अपन गिर ही रहे। इस हफ्ते 3 ट्रेडिंग सेशंस, 3 दिनों से लगातार प्रेशर माउंट होता ही चले जा रहा है। मूड स्क्रीन का अच्छा दिख नहीं रहा है। ऐसे में कल की क्लोज के बाद के समीकरण थे कैसे सबने अपने आप को पोजीशन कर रखा था आज की बैठक से पहले। ट्रेड सेटअप है कैसा, वो जान लेते हैं। कैसा लगा? देखिए आशीष, एक चीज़ देखिए आप ट्रेड सेटअप में, FI और DI के नंबर्स देखिए। 3000 करोड़ की नेट बाइंग है मार्केट में। DIs ने 4000 करोड़ झोंके मार्केट में, एक आध ब्लॉक डील्स हुई थी। FIs ने 1300 करोड़ सेल किया। अच्छा, अब बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर। कल देख के तो ऐसा लग रहा था ना कि वापस 5-6 हज़ार करोड़ वाला सेल नंबर होगा, जो पिछले दिन हुआ था 6400 करोड़। नहीं, लेकिन जब सेंटिमेंट खराब हो तो 1300 करोड़ की सेलिंग भी काफ़ी है फिर मार्केट के लिए। तो कल यही हुआ। अच्छा, कल एक और चीज़ हुई। अब आप वो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉट देखिए, और रोज़ क्लाइंट्स फंस रहे हैं यहाँ पर। हर डिप पर बाय करके जो प्रॉब्लम आ रही है, अगली प्लेट में दिखाई देगा वो आपको। कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग किया है
भर भर के 29,500 कॉन्ट्रैक्ट। अब सोचिए अगर आप कल 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए हैं और आज सुबह गिफ्ट निफ्टी आपको बता रहा है आप 330 पॉइंट नीचे खोलेंगे, पहले तो कल रात को नींद नहीं आई होगी। दूसरा ये, इसके लिए इस तरह की मार्केट में पोजीशन ओपन छोड़ने में रिस्क है। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया एफआईज ने, 800 करोड़ बेचे, और स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया, 900 करोड़ बेचे। कल वाली ये वाली थ्योरी फेल हो गई थी कि अगर कैश, इंडेक्स, स्टॉक्स तीनों में बेचा तो कभी ना कभी शॉर्ट कवरिंग आएगी, कल नहीं आई मार्केट में। ये मार्केट ना सारे जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं उनको फेल कर रही है। 0.65 के पुट कॉल रेशो पे रिकवरी आती है, 0.55 पर आ गया, उस पर आता हूँ मैं। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए आप 230 करोड़ निफ्टी में बेचा और 530 करोड़ बैंक निफ्टी में बेचा। टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब लगातार 3 दिन से दोनों इंस्ट्रूमेंट, दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगातार सेलिंग हो रही है। लॉन्ग शॉट देखिए एफआईएस का 3,000 लॉन्ग कम हुए, 7,200 शॉर्ट ऐड हुए, मतलब कुल मिलाकर 10,000 शॉर्ट सिस्टम में और ऐड हुए। और अब हम वापस 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस कर गए हैं शॉर्ट पोजीशनिंग पर। वो 1,01,000 शॉर्ट हो गए हैं। अब हम 34.86% लॉन्ग, कहाँ हम ऑलमोस्ट न्यूट्रल टेरिटरी में पहुँच गए थे। और 2 दिसंबर के बाद पहली बार 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के पार पहुँची है नेट शॉर्ट पोजीशन एफआईएस की। सेकेंड डे रनिंग ये हुआ है। इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा देखिए आप, पुट में कोई एक्टिविटी नहीं है, कॉल में ज़बरदस्त एक्टिविटी है। जितनी कॉल लॉन्ग उससे ज़्यादा कॉल शॉर्ट। और अगली प्लेट आएगी आपकी स्क्रीन पर। इंडिया विक्स कल डाउन था है ना, खैर एनीवे, पुट कॉल रेशो 0.55। मुझे नहीं याद क्लोजिंग बेस पर लास्ट टाइम मैंने कब 0.55 का पुट कॉल रेशो देखा था, सिर्फ कोविड के टाइम पर। उसके अलावा 0.55 का पुट कॉल रेशो कभी नहीं देखा मैंने। उसके बाद भी मार्केट और गैप डाउन करने को तैयार है आपका। एनएमडी से बैन में आया और बैन से बाहर कोई स्टॉक नहीं आया, तो कुल मिलाकर अब 10 स्टॉक बैन में हो गए। तो सेटअप एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, लेकिन सिर्फ इस वजह से मार्केट नहीं चलेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है आशीष, अगर ग्लोबल मार्केट में बाई चांस रिकवरी आनी शुरू हो जाए टूवर्ड्स द मिडिल, तो जितने शॉर्ट्स हैं वो शायद थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें। आज सुबह के यूएस के फ्यूचर्स हैं तो लाल और हरे के बीच में, मतलब कल के तगड़े प्रेशर के बाद आज एक फ्लैटिश, स्लाइटली इन ग्रीन बायसनेस के साथ ओपनिंग हो सकती है, ऐसा अभी कह रहे हैं। अभी तो दिन लंबा है, देखते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। अब ये सब बातचीत हो गई, सारे समीकरण कल रात से जो हंगामा हुआ है सब समझ लिया अपन ने, और कुछ अंश तो अपन ने ये भी समझ लिया कि निफ्टी के लिए क्या प्रिकेरियस बहुत इंपॉर्टेंट स्तर हैं जिनको ब्रीच नहीं करना है। पर आज एक तगड़ा गैप डाउन हो सकता है 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास का। तो जिस तरह के समीकरण बैठ रहे होंगे, तब निफ्टी पे क्या देखना है, क्या वॉच करना है, क्या अप्रोच रखना है, क्या व्यू बनता है। देखिए निफ्टी पर अब ये जो मैं नंबर्स मेंशन कर रहा हूँ, थोड़े से आपको इस चीज़ को समझना होगा कि बड़े गैप डाउन के बाद है, क्योंकि हम खोलेंगे उस लेवल के आसपास। तो 23,900 से 24,000 पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वॉच आउट करने के लिए। ऑप्शंस का डेटा और वो जो सीरीज़ का शुरुआती पॉइंट है उसके हिसाब से। उसके बाद नीचे 23,800, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। इसके नीचे अगर आप सेकेंड टाइम फिसले ना आशीष, तो और अगर इसके नीचे बंद हुए आप, तो ट्रेंड काफ़ी बेरिश हो जाएगा। फिर इन दैट केस जो आपका इवन 23,200 का रीसेंट लो है उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 23,800 की बहुत सिग्निफिकेंस है। और ये देखिए अब वापस वो कुछ मूविंग एवरेजेस डिक्लाइनिंग आ गए हैं यहाँ पर। देखिए ये मार्केट ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेने वाला है नहीं, क्योंकि कोई आपको ब्राउनी पॉइंट्स तो मिलेंगे नहीं कि आपने अगर टफ मार्केट में पैसा बनाया तभी आपको मार्केट पैसा देगा। और सबके पास शॉर्ट करने की काबिलियत नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। कहना आसान होता है, हर कोई नहीं कर पाता है मार्केट में शॉर्ट। तो शॉर्ट करने के लिए भी आपको सही स्ट्रैटेजी चाहिए, सही लेवल चाहिए। फॉर एग्जांपल पिछले फ्राइडे को एक बार के लिए तो शॉर्ट्स की मार्केट ने बैंड बजा दी थी ना, 800 पॉइंट इंट्राडे में एक बार के लिए रिकवर कर गया था। तो इसके लिए अभी भी मैं यही कहूँगा कि इंट्राडे रहें, दोनों तरफ की ट्रेड्स लें, या फिर इस मार्केट को छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको निफ्टी में ट्रेड करना ही करना है। निफ्टी बैंक लेकर आइए पेन में दो। अब निफ्टी बैंक ऑफ लेट ज़्यादा पेन में रही। निफ्टी बैंक्स और फाइनेंशियल्स, अगर आपने नोटिस करा, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में इन तीनों दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। क्या करें इस पॉकेट में? बिल्कुल। और देखिए निफ्टी बैंक पर अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमको लग रहा था कि ऑल टाइम हाई आने वाला है। हम 600 पॉइंट दूर रह गए थे सिर्फ, तो प्रैक्टिकली पहुंच गए थे हम वहाँ पर। क्लोजिंग के हिसाब से तो थर्ड ऑल टाइम हाई क्लोज भी दिखा दिया था हमने। उसके बाद से हम गिरे। ये एफआईएस का जो मूड माहौल वापस बिगड़ा उसकी वजह से 51,600 से 51,700 पहला सपोर्ट है। मुझे लग रहा है हम उसके आसपास खुलेंगे आज, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद सीधा आपका सपोर्ट आएगा आशीष 50,450 पर, 200 डे मूविंग एवरेज। उसके
पहले बीच में एक बार 51,000 का छोटा सपोर्ट है, लेकिन फिर सीधा 450 जो 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर उसे होल्ड करेंगे हम तो फिर भी मैं कहूँगा कि यू डॉज द बुलेट। लेकिन दिक्कत क्यों है जो आपने बोला कि ऑफ लेट बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक हो गया, क्योंकि एफआई सेलिंग रिज्यूम हो गई है और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने वापस गिरना शुरू कर दिया। दोनों स्टॉक्स ने 52 वीक हाइज लगाए थे या उसके करीब पहुंचे थे, वहाँ से दोनों स्टॉक्स ने गिरना शुरू कर दिया वापस। लेकिन इस मार्केट में ना मैं लेवल्स नहीं दे रहा हूँ ट्रेड करने, क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम नहीं करेगी इस मार्केट में। इस मार्केट में आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कहाँ जा रहे हैं आप। बीच बीच में कोई ट्रेड मिल गई तो ठीक है, वरना पैसा खोने में कोई फ़न नहीं है आशीष, सच बता रहा हूँ मैं। दुख होता है अगर आप इस तरह से पैसा लूज़ करेंगे तो अगेन कुछ टाइम के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करें मार्केट को। ऑब्जर्व करिए, वही बेहतर है भाई साहब। थोड़े दिन रुकिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, बहुत क्रिटिकल हो रहा है इस समय बाजार। अच्छा, निफ्टी बैंक के बाद पैनल दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद आज की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है।